नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 52वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मंत्रिपरिषद का। क्या होती है मंत्रिपरिषद, इसको जानने का प्रयास आज के व्याख्यान में हम करेंगे। जिस प्रकार का हमने यहाँ पर चित्र लगाया हुआ है, यह आपको देखने से प्रतीत हो रहा होगा कि जो हमारे यहाँ पर जो अकबर हुआ करते थे, तो उनके पास भी अपनी एक मंत्री परिषद हुआ करती थी जो इनको सलाह देने का कार्य किया करती थी। तो इनकी सलाह के द्वारा ही जो मंत्री होते थे, मंत्रियों की सलाह पाकर ही जो अपने राजा होते थे वह अपना निर्णय लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके पास वीटो हुआ करती थी। वीटो का मतलब होता है कि किसी भी निर्णय को स्वीकार करने की शक्ति और अंतिम निर्णय उन्हीं के पास निहित होना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जो यहाँ पर सलाह हुआ दिया करते थे, तो इन सलाहों में हम देख सकते हैं कि जो इनकी सलाह होती थी तो इनके ऊपर बॉन्डिंग नहीं होती थी कि उनको यह सलाह माननी है या नहीं माननी है। यह सलाह को मान भी सकते थे और यदि चाहें तो उसको नकार कर अपने मन से भी कोई भी निर्णय ले सकते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे इसका जो लेटेस्ट रूप आता है, आगे हम देख सकते हैं कि जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई और आज़ादी प्राप्त होने के बाद हमारे यहाँ पर आज़ादी से पहले 200 वर्षों तक ब्रिटेन का रूल रहा। ब्रिटेन के रूल में जो भी यहाँ पर इसकी जो परिस्थितियाँ बदली, इसमें हम देख सकते थे कि इसमें कुछ गवर्नर्स हुआ करते थे और अधिकारी हुआ करते थे। और हम देख सकते हैं कि जो कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की हुआ करती है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की बातें की जाती हैं कि वहाँ भी एक मंत्री परिषद होती है और वहाँ का प्रधानमंत्री होता है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो राज्य प्रमुख होता है तो वहाँ की जो साम्राज्ञी महारानी होती हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट चलाने का जो कार्य होता है वो प्रधानमंत्री के जिम्मे होता है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के जो जिम्मे होता है तो उसको सलाह देने का कार्य कौन करते हैं, यहाँ की कैबिनेट करते हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो कैबिनेट हुआ करती है वह उतनी सॉवरन नहीं होती। यानी जो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर जो जिस प्रकार की शक्ति राजा के पास हुआ करती है थी, उस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ की कैबिनेट होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, और इस कैबिनेट की जो भी बातें होती हैं, इन सब बातों को कहाँ पर रखा जाता है, राष्ट्रपति जी के सामने रखा जाता है और इनको वह रेक्टिफाई करते हैं या उन पर अंतिम निर्णय सुनाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं और राष्ट्रपति जी होते हैं, तो हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वह नाम मात्र के शासक होते हैं और वास्तविक शासक प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि किस प्रकार की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ। यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आपने एक बात देख ली कि यहाँ जो राष्ट्रपति होता है और यहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री होता है जिसके पास अपनी कैबिनेट होती है, और कैबिनेट की सभी बातों को कहाँ राष्ट्रपति के यहाँ तक पहुँचाने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब हम यहाँ पर समझना चाहिए कि जब इनके निर्णय प्रधानमंत्री जी के पास आते हैं तो यह इन निर्णयों को क्या कर सकते हैं, उनको बायकॉट कर सकते हैं, उनको वापस भी कर सकते हैं और इस प्रकार की सलाह दे सकते हैं कि जो आपके द्वारा दिए गए निर्णय हैं वह विचारणीय नहीं हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि यह यहाँ से स्वीकार्यता प्राप्त कर लेते हैं और कैबिनेट की जो सलाह होती है वह प्रधानमंत्री जी द्वारा मान ली जाती है, और इसके बाद जब राष्ट्रपति जी से सलाह ली जाती है जो अंतिम सलाह होती है, तो इसके बाद राष्ट्रपति जी को इसको स्वीकारना ही होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट की बातों को स्वीकार करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन कैबिनेट की बातों को नकारने की बात जो मंत्री परिषद होती है, इसकी बातों को नकारने की पावर्स किसके पास होती है, हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है। तो यह जो पद होता है यहीं से यह शक्तिशाली हो जाता है। तो आपने अच्छे से समझा कि किस प्रकार की पावर्स हमारे प्रधानमंत्री जी के पास होती है। अब हम देख सकते हैं थोड़ा राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखें, जिस प्रकार केंद्र में जो सरकार होती है, हमारा जो सर्वोच्च साम्राज्य जो कि भारत का सर्वोच्च पद होता है वह राष्ट्रपति होता है।
चूँकि राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ राज्यपाल होता है, और प्रधानमंत्री जी जो कि केंद्र में होते हैं तो उसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। तो यहाँ पर राज्यों की भी मंत्री परिषद हुआ करती है, जो कि राज्यों के परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब मंत्री परिषद व कैबिनेट मंत्रियों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे और यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मंत्रिमंडल मुगल काल के जो नवरत्न हुआ करते थे उनके समान हुआ करता है। जो नवरत्न है वह सलाह दिया करते थे। कुल मिलाकर बात यह है कि सलाह देने का कार्य मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि यह राजा को सलाह देने का कार्य किया करते थे। वर्तमान में यही व्यवस्था सरकार द्वारा स्वीकार की गई। मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री को सलाह देने का कार्य किया जाता है। अच्छे से समझ चुके होंगे। मंत्रियों का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से किया जाता है, यानी हम देख सकते हैं जो लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं तो इन्हीं सदस्यों में से मंत्रियों का चुनाव किया जाता है, और जो कि जनता से बहुमत प्राप्त करके वहां पर जाते हैं। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। तो हमने स्पष्ट रूप से समझा कि किस प्रकार राष्ट्रपति को यह सलाह दिया करते हैं। सलाह देने का कार्य यह किस प्रकार से करते हैं यह तो आपने समझ ही चुके होंगे। तो यहाँ से हमें और भी बातों को देखना चाहिए, तथा जो राष्ट्रपति होते हैं वह मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है। यानी हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं, जो मंत्रिमंडल द्वारा सलाह दी जाती है उस पर वीटो करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता। यह बाध्य होते हैं कि उनकी सलाह को माने, एवं प्रधानमंत्री पहले ही इसको इनकार कर सकता है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री के पद को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। इसी कारण से राष्ट्रपति को नाम मात्र का शासक कहा जाता है तथा प्रधानमंत्री को वास्तविक शासक कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल के बारे में संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 5 व 6 में दिए गए हैं। यानी भाग 5 व 6 में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर हम केंद्र की बात करते हैं वहाँ पर हमारा जो आता है वह आता है भाग 5, और जहाँ पर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में आता है हमारा भाग 6। चूँकि हम देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल दोनों जगह उपस्थित होती हैं। केंद्र में जहाँ पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद कार्य करती है, मंत्रिमंडल कार्य करता है, वह भाग 5 में आता है। और राज्य में हम देखें तो प्रधानमंत्री को जो सलाह देने का कार्य करता है, जो कि बाद में राज्यपाल के पास जिसकी जानकारी जाती है तो उस पर कार्य करता है हमारा राज्य, और वह आता है भाग 6 में। जहाँ पर हम देख सकते हैं 5 केंद्र की बात करता है। और इसके अंतर्गत हम आर्टिकल को देखें तो आर्टिकल 74, 75, 76, 77 एवं 78 आर्टिकल होते हैं। जो यहाँ पर अनुच्छेद हैं वह किसकी बात करते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करते हैं। और इसके जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनकी भी बात यहीं पर की जाती है। वहीं हम भाग 6 की बात करें तो भाग 6 के अंतर्गत जो हमारे आर्टिकल आते हैं 163 हुआ, 164, 166 और 167, जो कि राज्य के मंत्रिमंडल की बात करते हैं, राज्य के मंत्रिमंडल के संवैधानिक प्रावधानों को दर्शाते हैं। आगे देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना चाहिए केंद्र व राज्य के परिप्रेक्ष्य में यह किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम देखें कि अनुच्छेद 74 व 163 क्या बात करता है? यह करता है मंत्रिमंडल की बात। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्टिकल 74 यह किसके परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है? केंद्र के मंत्रिमंडल की बात की जा रही है। और आर्टिकल 163 क्या करता है? राज्य के मंत्रिमंडल की बात करता है। कार्य दोनों के एक ही प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए आर्टिकल 74 केंद्र से संबंधित है और आर्टिकल 163 कहाँ से संबंधित है? राज्य के मंत्रिमंडल से संबंधित है। इसी प्रकार आगे की बात देखें तो अनुच्छेद 75 और 164 को देखें तो इसके अंतर्गत जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हुआ करते हैं उनकी नियुक्ति, आहर्ताएँ, यानी इनके लिए क्या क्या इनके कार्य होने चाहिए, शपथ लेना और वेतन से संबंधित प्रावधानों को आर्टिकल 75 में रखा गया है, जो कि केंद्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। आर्टिकल 164 जो कि राज्य की बात करता है, तो राज्य के अंतर्गत आने वाली इनकी जो नियुक्तियां हैं, आहर्ताएँ हैं, शपथ लेना है, वेतन के प्रावधान है इत्यादि की बात कहाँ पर की जाती है? आर्टिकल 164 के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर हमने दोनों प्रकार के मंत्रिमंडलों के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है एवं इनसे संबंधित विशेष जो आर्टिकल होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। 74 आपको याद रखना है क्या बात करता है? जो कि
यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात करता है कि केंद्र का एक मंत्रिमंडल होना चाहिए। आर्टिकल 173 राज्य के मंत्रिमंडल की बात करता है। वहीं आहर्ताएं शपथ लेना एवं अन्य प्रावधान के 75 के अंतर्गत आते हैं, जो कि केंद्र के परिप्रेक्ष्य में है। और 164 के अंतर्गत नियुक्तियां, आहर्ताएं, शपथ एवं वेतन की बात कहाँ पर की जाती है? राज्यों के लिए की जाती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 74, जो कि किसके परिप्रेक्ष्य में है? जो कि हम देख सकते हैं केंद्र के परिप्रेक्ष्य में है। और आर्टिकल 163 जो कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में। प्रावधान समान ही होते हैं, चाहे वह केंद्र की बात हो, केंद्र के मंत्रिमंडल की बात हो, या राज्य के मंत्रिमंडल की बात हो। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि 74 और 163 आर्टिकल क्या कहते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। प्रावधान तो आपने पढ़ लिए कि मंत्रिमंडल का जो कार्य होता है वह राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। तो उसी प्रकार जो राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है वह राज्यपाल को सलाह देने का कार्य करता है। और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष हुआ करता है वह यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी हुई सलाह को किसी भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए, यदि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने की शक्ति होती, यदि वह इनके जो निर्णय होते हैं इनकी संवैधानिक व्याख्या करते, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। उन निर्णयों पर बार बार सुप्रीम कोर्ट या जो राज्य के कोर्ट हैं वह यहाँ पर कार्य करते रहे, इन पर बात करते रहते, प्रतिबंध लगाते रहते। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत यहाँ पर इम्यूनिटी प्राप्त होती है, इनको अधिकार प्राप्त होता है कि इनके जो विचार रखे जा रहे हैं, इनके द्वारा जो सलाह दी जा रही है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, अतः यह न्यायिक समीक्षा से बाहर होते हैं। माना जाता है कि यदि इनकी सलाह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखी जाती तो मंत्रिमंडल सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता। तो आपने यहाँ पर समझा कि 74 और 163 के अंतर्गत जो भी यहाँ पर सलाह दी जाती है, जो केंद्र के मंत्रिमंडल द्वारा सलाह दी जाती है, वह राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा जो सलाह दी जाती है उसको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे देखते हैं। अब हम अनुच्छेद 75 और 164 के अंतर्गत इनकी जो क्वालिटी हैं, जो योग्यताएं हैं और इनसे संबंधित जो भी बातें हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आपको यहाँ पर फिर से स्पष्ट करा दूँ कि आर्टिकल 75 कहाँ के केंद्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, जो कि प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल की बात कर रहा है, और 164 मुख्यमंत्री और उसकी काउंसिल की बात राज्य के परिप्रेक्ष्य में कर रहा है। तो हम मंत्रिपरिषद के अन्य प्रावधान भी देखते हैं कि किस किस प्रकार के प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। आर्टिकल 75 व 164 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा इनकी शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। अब हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री हैं वह अपने नुमाइंदे चुनकर लाते हैं और इनकी सलाह पर भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और जब इनके द्वारा ही अपने जो मंत्री हैं वह चुने जाएंगे तो किसकी बात मानेंगे? वह प्रधानमंत्री की बात मानेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को यहाँ पर ऑटोनॉमी प्राप्त हो जाती है। वहीं मुख्यमंत्री की बात होती है तो मुख्यमंत्री के जो सदस्यों की नियुक्ति होती है, जो इनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, जो काउंसिल की नियुक्ति होती है, वह किसके द्वारा होती है? वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन सलाह देने का कार्य कौन करता है? यहाँ का मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 15% होनी चाहिए। यह बात भी आपको याद रखनी है कि जो मंत्रिपरिषद में सदस्य चुने जाएंगे वह जो यहाँ का फोरम है, जो यहाँ के कुल जो लोकसभा के सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या का 15% होना चाहिए। और यही बात हम यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी 15% सदस्यों को क्या लिया जाता है? इनकी मंत्रिमंडल में लिया जाता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह प्रावधान पहले नहीं था। पहले कितने भी सदस्यों को मंत्रिमंडल में जोड़ लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो संविधान संशोधन 2003 में 91वां संविधान संशोधन निकल कर आया, इसमें बात की गई कि आप केवल 15% सदस्यों को ही काउंसिल में ले सकते हैं।
यदि किसी सदस्य को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसे मंत्री का पद नहीं दिया जाता। यदि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, यानी कोई सदस्य आता है और उसको किसी भी कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी वह अपना बहुमत खो देता है, तो इसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। यह पहले प्रावधान नहीं था और 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इसको जोड़ा गया। पहले हम किसी भी सदस्य को उठाकर यदि वो अयोग्य भी हो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसको स्वीकृति दे दी जाती थी तथा मंत्री चुन लिया जाता था। लेकिन 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह भी बात जोड़ी गई कि ऐसे कोई सदस्य जो कि पहले से ही डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हों वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बन सकता। मंत्रिपरिषद की जवाबदेही लोकसभा के लिए होती है, उसी प्रकार राज्य के जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी जवाबदेही किसके पास होती है? राज्य विधानसभा के प्रति होती है। यानी इसको जो कार्य करने होते हैं वह किसके लिए कार्य करने पड़ते हैं? ना कि प्रधानमंत्री के लिए, जब बल्कि उसके लिए जो कार्य करने पड़ते हैं वह लोकसभा के लिए करने पड़ते हैं। और राज्य में हम देखें, राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात देखें तो राज्य विधानसभा के लिए इसको कार्य करने पड़ते हैं। सहानुभूति के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति की सहानुभूति पर इनकी नियुक्ति की जाती है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उनको नियुक्त कर सकते हैं और इनको हटा भी सकते हैं। नियुक्ति 6 माह की समय सीमा में अपना बहुमत देना होता है, यानी आपको जैसे मंत्री चुन लिया गया है या आपको काउंसिल में रख दिया गया है तो 6 माह के अंदर आपको अपनी प्रेजेंस घोषित करनी पड़ेगी कि आप सदस्य होने का बहुमत रखते हैं। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर की जाती है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 77 जो कि केंद्र के परिप्रेक्ष्य में बात करता है, आर्टिकल 166 जो कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करता है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए सरकार किस प्रकार मंत्री परिषद की उपस्थिति में व्यापार करती है। हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का भी अपना एक बिजनेस होता है, तो गवर्नमेंट का बिजनेस किस प्रकार से होता है आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। गवर्नमेंट कोई भी योजना चलाती है वह लोगों के लिए कल्याणकारी योजना के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है आपकी टैक्स पेयर की मनी से। जैसे ही आप टैक्स पेयर करते हैं, चाहे वह इनडायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली टैक्स वह कहलाता है जो आप सीधे तौर पर किसी भी सामग्री को खरीदते हैं और उस पर लगाया जाता है। आपको पता ही नहीं होता, आप यदि कोई ब्रश खरीदने जाते हैं, कोई मंजन खरीदने जाते हैं, अपने उपयोग की कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वहाँ पर जीएसटी लगा होता है और जीएसटी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो टैक्स जाता है वह सीधा सरकार के पास जाता है और यह कहलाता है आपका इनडायरेक्टली टैक्स। डायरेक्टली टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है। यदि आपकी आय इतनी है जिस पर इनकम टैक्स लिया जाता है तो वह डायरेक्टली तरीके से आपका टैक्स जाता है और इस प्रकार की जो टैक्स पेयर की मनी होती है उसी से यहाँ पर व्यापार किया जाता है। लोगों के लिए वेल्थफेयर की स्कीम्स चलाई जाती हैं और यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित स्कीमें जैसे कि हम देख सकते हैं लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, राशन कार्ड, शिक्षा प्रदान करवाना, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल इत्यादि चीज़ें चलाई जाती हैं। तो यह जो बिजनेस करता है तो मंत्रिमंडल की उपस्थिति में इसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इसकी बात करता है आर्टिकल 77 कहाँ के परिप्रेक्ष्य में? केंद्र के परिप्रेक्ष्य में। और 166 आर्टिकल बात करता है हमारा राज्य के परिप्रेक्ष्य में। आगे देखते हैं कि आर्टिकल 78 और 167 क्या बात करते हैं केंद्र व राज्य के परिप्रेक्ष्य में। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात यहाँ पर की जाती है। सरकारी नीतियों की जानकारी राष्ट्रपति के समक्ष पहुँचाने का कर्तव्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की जा रही है, आर्टिकल है 78। और वहीं पर हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 167 के अंतर्गत यही कर्तव्य किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है कि वह राज्य की जितनी भी जानकारी हो वह किसके पास पहुंचाए? राज्यपाल के पास पहुंचाए। और राज्यपाल नुमाइंदा होता है किसका? राज्यपाल केंद्र का नुमाइंदा होता है। तो इस प्रकार एक जो हमारा संघवाद का स्ट्रक्चर है, संघवाद का जो ढांचा है वह यहाँ पर बना रहता है। एक ही तौर पर हमारी सारी राज्य, सारी व्यवस्थाएं एक ही व्यवस्था में जुटी हुई हैं, एक ही संविधान के अंतर्गत हम आते हैं। और यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं वह किस प्रकार से जानकारियों को राष्ट्रपति तक पहुँचाते हैं। काउंसिल की जो भी काउंसिल के द्वारा कोई भी निर्णय लिए जाते हैं उन काउंसिल के निर्णयों को यह राष्ट्रपति तक पहुँचाने का कार्य करते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इन कार्यों को रेक्टिफाई कर दिया जाता है तथा योजनाएं लागू होने लगती हैं।
उसी प्रकार राज्य में जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वह अपनी काउंसिल से सलाह लेते हैं। काउंसिल की सलाह को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान करके एक जो खाका तैयार होता है वह राज्यपाल के पास सौंपते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकार्यता लेने के बाद उसे पास कर देता है और यहाँ पर कार्य होने लगते हैं। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद के क्या कार्य होते हैं। यह राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती है। 42वें व 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया था। आपने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा होगा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बात कही जाती थी कि 42वां जो संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सामने निकल कर आया। इस समय पर भारत में आपातकाल की स्थिति थी। 1975 से 77 तक का जो समय था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते थे कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, यानी अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंसिल की कोई सलाह नहीं ली जाती थी, राष्ट्रपति के द्वारा सीधे ही आपातकाल की घोषणा कर दी जाती थी और यहाँ पर संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाती थीं और बैकडोर में हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं वह यहाँ पर कार्य कर रही थीं। आपके द्वारा यदि इस बात को समझना है तो हाल ही में एक ट्रेलर रिलीज हुआ है इमरजेंसी मूवी का। जब भी यह मूवी आती है आप स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप एपिसोड जो कि प्रधानमंत्री एपिसोड है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उस समय किस प्रकार की परिस्थितियाँ हुआ करती थी। तो हमने यहाँ पर समझा कि जब यहाँ पर राष्ट्रपति को क्या थी, निर्णय लेने की शक्ति हुआ करती थी, तो उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे निर्णय लिए गए जो कि अनैतिक रूप से हुआ करते थे। और इसके बाद जब जो 44वां संविधान संशोधन निकल कर आया तो उसके लिए काउंसिल की जो सलाह लेना वह बाध्यकारी बना दिया गया। यानी अब आपको सीधे तौर पर निर्णय नहीं लेना है, पहले आप काउंसिल से अपनी बातों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप निर्णय ले पाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा भंग करने के बाद जब दूसरी सभा का गठन नहीं किया जाता तब मंत्रिपरिषद कार्य करती रहेगी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जब लोकसभा भंग कर दी जाती है, लोकसभा भले ही भंग हो जाए लेकिन जब तक कि दूसरी सभा का गठन नहीं किया जाता तब तक जो यहाँ की मंत्रिपरिषद होगी वह क्या कार्य करती रहेगी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो राष्ट्रपति का पद होता है वह जो लोकसभा भंग होने के बाद भी कार्य करता रहता है। तो हम यहाँ पर देखने चाहिए कि जो राष्ट्रपति है उनको सलाह देने का कार्य क्या कर रहा है, राष्ट्रपति की जो ऑफिस है उसको चलाने का कार्य कौन कर रहा है, हमारी जो यहाँ पर मंत्रिमंडल है जो इनको सलाह देने का कार्य करता है, जो काउंसिल है वह सलाह देने का कार्य करती है, वह कार्य कर रही है। तो इसलिए उसकी प्रेजेंस को बनाए रखा जाता है और दूसरी जैसे ही यहाँ पर काउंसिल गठित की जाती है तो उसको बदल दिया जाता है। लेकिन जब तक इसके चुनाव नहीं किए जाते तब तक वह ऑफिस में कार्य करते रहेंगे। सभा भंग होने के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी अब जैसे ही सभा भंग कर दी जाती है तो राष्ट्रपति जो इनकी जो सलाह है वह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, फिर इनकी सलाह नहीं मानी जाएगी। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद की जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है, यानी लोकसभा के लिए इनको कार्य करना होता है। मंत्रिपरिषद का मंत्री पद राष्ट्रपति की सहानुभूति पर निर्भर करता है। यानी यह राष्ट्रपति निर्भर करता है कि वह किसे इसका यह मंत्री का पद देना चाहते हैं। एकल रूप से मंत्री की जवाबदेही राष्ट्रपति के पास होती है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बात करनी समझनी चाहिए। यह जो सहानुभूति शब्द यहाँ पर मैं आपके लिए दिया गया है, तो यह देखो जो यहाँ पर सदस्य आ रहा है, जो यहाँ पर काउंसिल का जो मेंबर आ रहा है, जो संपूर्ण जो काउंसिल है वह किसके द्वारा गठित की गई, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही इनडायरेक्टली रूप से गठित की गई है, जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि इसके द्वारा बनाए हुए जो नुमाइंदे हैं उनकी जवाबदेही किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। यहाँ पर आपने समझा कि समस्त जो काउंसिल है उसकी जो जवाबदेही है वह किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति। लेकिन यहाँ से जो सिंगल मेंबर आता है, सिंगल मेंबर को चुनने व हटाने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। यदि सिंगल मेंबर की बात करें तो वह राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से इन बातों को समझना है। इसी प्रकार की टर्म से प्रश्न बनते हैं। सिंगल मेंबर की बात हो तो आपको राष्ट्रपति के प्रति बाध्य माना जाएगा, यदि पूरी काउंसिल की बात हो तो आप लोकसभा के प्रति बाध्य होंगे। मंत्रिपरिषद की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायिक समीक्षा की शक्ति ब्रिटेन की न्यायपालिका को होती है। यानी यह बात भी आपको समझना चाहिए कि हमारे भारत देश में
जो यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, जो इनके द्वारा सलाह दी जाती हैं, तो उन सलाह पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती, कोर्ट इसमें बीच बचाव नहीं करेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में इस प्रकार के प्रावधान है कि वहाँ की जो कोर्ट होती है, जो न्यायपालिका होती है, वह काउंसिल के जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन पर भी सवाल खड़े कर सकती है, उनको भी कटघरे में ला सकती है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के पद होते हैं। इन पदों को आप समझिए, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मंत्री और उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री यहाँ पर उपस्थित हुआ करते हैं, जिसको मिलाकर मंत्रिपरिषद बनती है। अब यहाँ पर आप कैबिनेट मंत्री को समझेंगे। अभी तो हम पूरी काउंसिल की बात कर रहे थे, अब कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं वह आपको समझना चाहिए। कम समय के लिए निर्णय लेने के लिए मंत्री परिषद बुलाना सही नहीं होता, अतः इसके लिए मंत्रियों को अलग से चुन लिया जाता है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। अब मान लो जैसे 1000 सदस्य हैं और 1000 सदस्यों में से इन्होंने अपनी परिषद बना ली, तो 15% सदस्यों को यहाँ पर चुनना होता है। तो इसमें से क्या हो गया कि 150 सदस्य निकल कर आ गए। अब 150 सदस्य हैं, वह काउंसिल में हैं, तो सारे के सारे सदस्यों को किसी निर्णय लेने के लिए बुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार के यदि कोई अर्जेंटली कोई भी निर्णय लेना है तो इनको नहीं बुलाया जा सकता। तो इसके लिए एक कैबिनेट बनाई जाती है, काउंसिल बनाई जाती है, उसमें कुछ 10-20 सदस्यों के लिए शामिल कर लिया जाता है और इनके निर्णय के द्वारा ही यहाँ पर आसानी से निर्णय लिए जा सकते हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। यह मुख्य मंत्रालयों के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, और हम देख सकते हैं कि होम मिनिस्टर जो भी हैं अमित शाह जी हैं। तो इस प्रकार आपने विभिन्न मंत्रालयों के विशेष मंत्रियों को देखा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, यह मुख्य मंत्रालयों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत भी मंत्री आते हैं ताकि प्रशासनिक कार्यों को आसानी से किया जा सके। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत जो मंत्री आते हैं उनका कार्य क्या होगा। यदि कोई मिनिस्ट्री है, यानी हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई वैश्विक मामलों से संबंधित मिनिस्ट्री है या कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री है जो बृहद होती है, बड़ी होती है, उसको संभाल पाना आसान नहीं होता। तो इस प्रकार के कार्यों के लिए या अपने आप से अन्य मंत्री भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत भी मंत्री आते हैं ताकि प्रशासनिक कार्यों को आसानी से किया जा सके। तो आपने यहाँ पर कैबिनेट की पावर को समझा। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ज़्यादातर शक्ति किसके पास होती है, तो ज़्यादातर शक्ति होती है किसके पास होती है, कैबिनेट के पास होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वास्तविक तौर पर यदि अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो कैबिनेट के पास शक्ति होती है, क्योंकि इनके द्वारा कम संख्या में है और कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वह सीधे तौर पर मान भी लिया जाता है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वह समस्त काउंसिल में होती है, यानी कैबिनेट के पास ज़्यादातर शक्तियाँ होती हैं और काउंसिल के पास भी ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वह किसी भी बात का निर्णय ले सकें। तो इस प्रकार आपने विभिन्न चीज़ों को समझा, आर्टिकल्स, विशेष आर्टिकल है वो भी समझा। आप जानकारियों को नोट डाउन कीजिए और इनको समझने का प्रयास कीजिए और ज़्यादातर ऐसा कीजिए कि आप किसी भी जो आपके समकक्ष जो स्टूडेंट है, आपके सहपाठी हैं, उनके साथ बातों को शेयर कीजिए, तो आप बेहतर तरीके से इन बातों को समझ पाएंगे। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी डाइट बाय मनी पांडे से और अध्ययन करते रहें। पॉलिटी आपको सारी कवर कराई जाएगी, हिस्ट्री के सारे लेक्चर आपके सामने हैं। जैसे ही वीडियो समाप्त होती है तो आपके पास प्लेलिस्ट की जो लिंक है वह आ जाएगी, वहां से आप सीधी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट होती है उसके माध्यम से भी एक एक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो इसी की बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।